बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। 27 की चुनावी लड़ाई को लेकर यूपी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अपनी टीम को मजबूत कर रहे हैं, जिसमें जाति और क्षेत्रीय संतुलन का खासा ख्याल रखा जा रहा है। ज्यादातर नामों पर आलाकमान की मोहर भी लग चुकी है और जल्द ही नई टीम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यूपी में बीजेपी संगठन को भी मजबूत किया जा रहा है। नई टीम को लेकर मंथन पूरा हो गया है। आलाकमान से भी ज्यादातर नामों पर मुहर लग चुकी है। क्षेत्रीय अध्यक्षों के बदलाव के साथ साथ प्रदेश की पूरी टीम में भी ये बदलाव दिखाई पड़ेंगे। ऐसे में जाति समीकरण को देखते हुए ये तमाम नामों की घोषणा की जाएगी। इसके अलावा 25 अन्य और नाम पर भी चर्चा हुई है, जिनको निगम और आयोग में समायोजित करना है। पश्चिम क्षेत्र में गुर्जर और वैश्य समीकरण पर ज्यादा फोकस है, जबकि अवध क्षेत्र में ब्राह्मण चेहरे और ब्रज में शाक्य या लोध में किसी को अवसर मिल सकता है। वही वाराणसी क्षेत्र और गोरखपुर क्षेत्र में भी नाम लगभग तय है। हालांकि कानपुर क्षेत्र में नाम पर पेच फंसा हुआ है। सूत्रों की माने तो इस बार प्रदेश टीम में 40 से 50% तक चेहरों को जगह मिल सकती है। लंबे समय से संगठन में जमे हुए कई नेताओं की छुट्टी भी हो सकती है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, पश्चिम बंगाल में बॉर्डर फेंसिंग का काम शुरू हो गया है। बांग्लादेश से सटे हुए इलाके में मैपिंग का काम किया जा रहा है। बंगाल की शुभेंदु सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही फेंसिंग के काम के लिए बीएसएफ को जमीन सौंप दी थी। और अब इसका असर का है। बीएसएफ जवानों की मौजूदगी में मैपिंग का काम किया जा रहा है। अब इसी के आधार पर फेंसिंग होगी। एसआरएफ का काम होगा तो उसके लिए जमीन जो हम लिए है उसका मापी हो रहा है। इसका परमानेंट डिमार्केशन हो जाएगा आज से। इसके बाद इधर फेंस और रोड बनेगा। इतना दिन तक यहाँ पर नहीं था। इधर ये काफी टाइम से डिले चल रहा है, 5 साल से। दरअसल ममता सरकार की तरफ से फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन नहीं दी जा रही थी, लेकिन बंगाल में सत्ता बदलते ही अब वहाँ पर बाड़बंदी का काम शुरू हो गया। बीएसएफ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बंगाल सरकार ने सुरक्षा बलों को जमीन देने का ऐलान किया। Now we are ready to hand over 27 kilometer fencing land. बता दें पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के करीब तकरीबन 2200 किलोमीटर का सीमा लगा है। इसमें से तकरीबन 1650 किलोमीटर की फेंसिंग हो चुकी है। अब बचे हुए हिस्से में भी काम चल रहा है। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर चुनाव में धांधली की शिकायत के बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। टीएमसी के जहांगीर खान ने तो रीपोलिंग से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था और आज अपना वोट भी नहीं डाला। हालांकि इसके बाद भी उनको लेकर यहां के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से फाल्टा में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कहीं पर कोई हिंसा नहीं हुई है, कोई झड़प नहीं हुई है। यहाँ सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजाम थे। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात थी। बीजेपी कैंडिडेट ने तो जीत का बड़ा दावा भी कर दिया था। पूरा एकदम उत्सव का माहौल चल रहा है। सब उत्सव का माहौल। बीजेपी बहुत वोट से जीतेगा। फाल्टा में तकरीबन 30% मुस्लिम आबादी है। 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गड़बड़ी की शिकायत के बाद रीपोलिंग का फैसला लिया गया, लेकिन मतदान से ठीक पहले टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नाम ही वापस ले लिया है। लेकिन अब यहाँ के स्थानीय निवासी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि जहांगीर खान का इलाके में खौफ था और इसके लिए लोग परेशान उनसे रहते थे। इसलिए चुनाव से हटना इनके लिए काफी नहीं है। প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে এই ফলতার বাসিন্দারা। তারা চাইছে অবিলম্বে গ্রেপ্তার হোক জাহাঙ্গীর খান। 24 मई को फाल्टा का परिणाम आएगा, लेकिन जहांगीर खान को लेकर यहाँ के लोगों ने अपना फैसला अभी सुना दिया है। बंगाल के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से शुभेंदु अधिकारी लगातार एक्टिव हैं। शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक ऐसे कई फैसले ले रहे हैं जिससे बंगाल की सियासत को पूरे तरीके से बदल दिया है और वहीं इस फैसले से मुसलमान समाज थोड़ा नाराज दिख रहा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने अपने 12 दिन के 12 फैसलों से सभी को चौंका दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा मिर्ची कट्टरपंथियों को शुभेंदु अधिकारी के 3 फैसलों से लगी है। पहला फैसला, शुभेंदु अधिकारी ने अब बंगाल के सभी मदरसे में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया है। दूसरा फैसला, मुस्लिम समुदाय को मिलने वाला ओबीसी आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर दिया। तीसरा फैसला, बंगाल में सीए के दायरे में जो लोग नहीं है उन्हें बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद मदरसे पर वंदे मातरम को लेकर है, जिस पर मुसलमानों ने सख्त एतराज जाहिर किया है। हालांकि कुछ लोग बिना बोले ही भागते हुए नजर आए। गाएगा मद्रासों में बच्चे वंदे मातरम नहीं गाएगा। मद्रासाओं में बच्चे वंदे मातरम गाएंगे।
कानून तो बनेगा ही, सरकार तो कानून देगा ही। जबरदस्ती थोप रहा इसको करना है। वंदे मातरम जबरदस्ती क्यों थोपे? मदरसे में नहीं होता है। यानी बंगाल में सीएम शुभेंदु के ये 3 फैसले मियां भाई को रास नहीं आ रहे। बंगाल में शुभेंदु सरकार की सख्ती से कहीं हुमायूं कबीर जो है वो थोड़े परेशान दिख रहे हैं, तो वो खुलेआम अब नियमों की अनदेखी की धमकी भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गाय की कुर्बानी देकर रहेंगे। शायद वो ये भूल गए हैं कि बंगाल में अब शुभेंदु अधिकारी सरकार है। क्योंकि शुभेंदु सरकार के क्लियर ऑर्डर के बाद हुमायूं कबीर सीधा चैलेंज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो गाय की कुर्बानी देंगे, सड़क पर नमाज भी पढ़ेंगे और ये भी कह रहे हैं कि रोक सको तो रोक लो। ये आइन तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊंट भी होगा। बंगाल में बाबरी बनाने वाले हुमायूं कबीर की ये चेतावनी तब आई है जब शुभेंदु सरकार के ऑर्डर के बाद, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि बंगाल में सड़क पर नमाज नहीं चलेगी और न ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी होगी। अब हुमायूं कबीर सारे नियमों को ताक पर रखकर गाय की कुर्बानी पर अड़े हुए हैं, लेकिन खुद कई मुसलमान भी गाय की कुर्बानी के विरोध में हैं। गाय को गौ माता कहा जाता है और मुसलमान को चाहिए कि गायों का सम्मान करें, कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। एक तरीके से सब शुभेंदु सरकार का ऑर्डर मानने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ बाबरी गैंग को ये मंजूर नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, इस समय की बड़ी खबर, गाय की कुर्बानी त्योहार का हिस्सा नहीं है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। गाय की कुर्बानी पर ये बड़ी टिप्पणी, बंगाल सरकार के फैसले पर याचिका दी गई थी। बकरीद पर कुर्बानी पर रोक का मामला, दूसरे जानवरों पर विचार संभव। मुंबई के बांद्रा स्टेशन के पास रेलवे की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान एक बड़ा बवाल देखने को मिला। भीड़ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों पर पथराव किया। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच तेज कर दी। और अब बांद्रा में हुए बवाल का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में पत्थरबाजों की हरकतें साफ दिखाई दे रही है। ये वो वीडियो है जिसमें आपको पत्थरबाज देखने के लिए मिल जाएंगे और पुल के नाले के पुल के दूसरी तरफ का ये वीडियो है जहाँ पर तमाम पत्थरबाजों की एक एक की शक्ल यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसको अब पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उपद्रवी पास की कंस्ट्रक्शन साइट से पत्थर उठाकर पुलिस और अधिकारियों की तरफ फेंक रहे हैं। कार्रवाई के दौरान करीब 100 से 150 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए, लेकिन पुलिस अब इन फुटेज के जरिए पत्थरबाजों की पहचान कर जल्द ही कार्रवाई करेगी। देखना होगा कि वीडियो के आधार पर पुलिस कितने और आरोपियों तक पहुँच पाती है। मुंबई के बांद्रा में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बाद मचे बवाल के बाद अब पुलिस और सख्त नजर आ रही है। 100 से ज्यादा पत्थरबाजों की पहचान कर ली गई है और अब पुलिस ने अब धरपकड़ भी तेज कर दी है। पुलिस सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानों पर नजर बनाए हुए है। अभी तक 10 से ज्यादा पत्थरबाजों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब 85 पत्थरबाजों का हिसाब करने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल कल शाम बांद्रा स्टेशन के बाद अवैध मस्जिद गिराए जाने के बाद बवाल हो गया। कई उपद्रवियों ने पुलिस फोर्स पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, कुछ ने तो छत से भी पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की ताबड़तोड़ लाठियों के प्रहार से उपद्रवी उल्टे पैर भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उपद्रवी अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए भागे, लेकिन देवभाव की पुलिस की लाठियों से उन्हें अल्लाह भी नहीं बचा पाए और हालात काबू में हुए तो मुंबई पुलिस ने कई पत्थरबाजों को ऑन द स्पॉट ही अच्छे से इलाज करना शुरू कर दिया। पुलिस ने एक एक कर 10 से ज्यादा पत्थरबाजों को पकड़ा, उनकी डेंटिंग पेंटिंग की और फिर उन्हें पकड़कर थाने ले गई। पुलिस ने अब तक 15 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और बाकी के करीब 85 पत्थरबाजों की धरपकड़ तेज कर दी है। इसके अलावा पुलिस सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है और भड़काऊ वीडियो जारी करने वालों पर एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। इस मस्जिद को आज उन्हीं मुसलमानों के सामने शहीद कर दिया गया। मुंबई के बांद्रा में पत्थरबाज लोग जो हैं उनके विरोध के बावजूद अवैध निर्माण जो है उस पर प्रशासन का एक्शन जारी है। गरीब नगर में कड़ी सुरक्षा के बीच अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है और कड़ी सुरक्षा और बुधवार को पुलिस की कार्रवाई के डर से ये पत्थरबाज जो है नजर नहीं आए। आज कहीं से भी किसी तरह का विरोध देखने को नहीं मिला, क्योंकि बुधवार को जहां बवालियों ने पत्थरबाजी कर कार्रवाई रोकने की कोशिश की, तो वहीं आज कड़ी सुरक्षा में कार्रवाई जारी है। दूर दूर तक कोई पत्थरबाज नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि बांद्रा के गरीब नगर में अवैध निर्माण को करीब 60% तक तोड़ दिया गया है। इस काम में लगे लोग लगातार हथौड़ा चलाकर अवैध निर्माण को तोड़ रहे हैं। देखिए कैसे दनादन हथौड़ा चल रहा है, एक एक सामान को हटाया जा रहा है। अब बहुत जल्द ही बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर देगा।
आज दूर दूर तक इस कार्रवाई का विरोध करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कल देवाभाऊ की पुलिस ने पत्थरबाजों का स्पेशल ट्रीटमेंट किया था। पूरी रात ड्राइव जारी रही। पुलिस ने पत्थरबाजों को ऐसा तोड़ा कि अब वे इस अवैध की दौड़ाई को विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद बांद्रा में अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर आपको धीरे धीरे इस स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए दिख जाएंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पर, लेकिन यही नहीं है, पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी लगातार चल रही है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान के जयपुर में जोरदार हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के घेराव की कोशिश की और इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर लेकर सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। जयपुर की सड़कों पर सुबह से ही सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता जुट गए। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारी बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने लगे। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कांग्रेस का आरोप है कि बार बार हो रहे पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है और सरकार परीक्षा व्यवस्था संभालने में नाकाम रही है। कुल मिलाकर पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ बहुत बड़ी बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। सड़क चौड़ीकरण के लिए 16 मकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ और इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। ये बुलडोजर उन अवैध घरों पर दहाड़ मार रहा है जो सड़क चौड़ीकरण में रास्ते करोड़ा बने हुए थे। ऐसे अवैध निर्माण की बुलडोजर ने ईंट से ईंट बजा दी। इंदौर में करीब 16 घरों पर बुलडोजर गरजा। देखिए नियम कायदे तोड़कर अतिक्रमण करने वालों का बुलडोजर किस कदर हिसाब कर रहा है। 1-1 इंच अतिक्रमण को बुलडोजर मिट्टी में मिला रहा है। हालांकि प्रशासन के मुताबिक अतिक्रमण के खिलाफ ये बुलडोजर कार्रवाई अभी ट्रेलर है। पूरी पिक्चर अभी आना बाकी है, क्योंकि प्रशासन की रडार पर 170 ऐसे मकान हैं जो सड़क चौड़ीकरण की राह पर रोड़े अटका रहे हैं। ऐसे में इन सभी मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई तय है। हालांकि प्रशासन ने एक्शन से पहले लोगों को खुद अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी जारी किया हुआ था। नोटिस के बावजूद भी जिसने अतिक्रमण नहीं हटाया, बुलडोजर ने उसका हिसाब कर दिया। अगली खबर बिहार से है, जहां रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर रुपयों की अवैध मंडी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पैसा एक्सचेंज करने के नाम पर यहां हर दिन लाखों का अवैध कारोबार हो रहा है और खबर है कि कई सफेदपोश इस अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं। और अब इस नोट के ढेर को देखिए। इसमें भारत और नेपाल दोनों देशों की करेंसी शामिल है। काउंटर पर जो पैसा रखा हुआ है वो उस दुकान से मिला है। पुलिस को सूचना मिली कि रिक्सौल में बड़े पैमाने पर करेंसी की मंडी सज रही है, जहां लोग अपनी जरूरत के मुताबिक एक्सचेंज करते हैं। इसके बदले दुकानदार कमीशन लेता है। लेकिन जब से सम्राट चौधरी ने बिहार की कमान संभाली है, तब से इन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। देखिए सीमा पर बड़ी बड़ी छतरी के नीचे इस तरह के कई काउंटर दिख रहे हैं, जहां मनी एक्सचेंज का अवैध कारोबार चल रहा था। पुलिस की टीम ने जब छापेमारी की तो भारत और नेपाल दोनों देश की करेंसी बरामद हुई है। देखिए कैसे इस थैले में ये शख्स नोट निकाल कर गिन रहा है। आज की छापेमारी में 30 लाख से ज्यादा रुपए मिले हैं। नोटों के सौदागर अवैध तरीके से करेंसी को एक्सचेंज करते हैं और कमीशन खाते हैं। बताया जा रहा है कि हर दिन ये कमीशन लाखों करोड़ों का होता है। पुलवामा हमले के शामिल आतंकी हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले मुजफ्फराबाद में मौत के घाट उतार दिया गया। आतंकी हमजा साल 2019 में हुए पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था। लेकिन जब धुरंधर स्टाइल में पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड की हत्या कर दी गई, अज्ञात हमलावरों ने आतंकी हमजा को उस वक्त मौत के घाट उतार दिया जब वो पीओके में एक मेडिकल कॉलेज के बाहर अपनी कार में मौजूद था। भारत ने 2022 में हमजा बुरहान को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया था। आतंकी हमजा बुरहान वानी और जाकिर मूसा का करीबी था। वहीं पहलगाम हमले में एनआईए ने चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है। चार्जशीट के मुताबिक पहलगाम हमले के आतंकियों को निर्देश पाकिस्तान के लाहौर से मिल रहे थे। वहीं इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर का खूंखार आतंकी सैफुल्ला उर्फ साजिद जट उर्फ लंगड़ा था, जो कि अब पाकिस्तान के धुरंधर के टारगेट पर है। झारखंड के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। ऑपरेशन क्लीन के तहत 25 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। साथ ही भारी मात्रा में हथियार जो थे वो भी सुरक्षा बलों को सौंपे। ये हथियार देखकर ही मानो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। इनमें एक LMG इंसास 4 राइफल, 9 SLR, एक बोल्ट एक्शन राइफल, एक पिस्टल, 31 मैगजीन, 2987 कारतूस और 8 वॉकी टॉकी शामिल है। झारखंड के इतिहास में आज तक इतने भारी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर नहीं किया था।
इनमें 8 इनामी समेत कुल 25 नक्सली शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों में से 25 भाकपा माओवादी संगठन के हैं, जबकि 2 जेजेएमपी उग्रवादी संगठन से जुड़े हैं। सरेंडर करने वाले माओवादी का यह दस्ता कोल्हान के बेहद दुर्गम पहाड़ी और जंगली इलाकों में सक्रिय था। बता दें कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता भी सरकार देगी, साथ ही जमा किए गए हथियारों के एवज में उन्हें पैसे भी मिलेंगे। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ जंग छेड़ दी है, जो न सिर्फ उनकी नशा तस्करी को गिरफ्तार कर रहे हैं बल्कि नशे की कमाई से बनाई गई उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जा रहा है। और इसी कड़ी में कठुआ में पुलिस कुख्यात नशा तस्कर के खिलाफ बड़ा एक्शन आज लेती नजर आई। ढोल बजाकर पुलिस ने हरपाल सिंह बलोची की करोड़ों की संपत्ति को अटैच कर दिया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ डुगडुगी बजती है, अब जम्मू कश्मीर में भी बजने लगी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरपाल सिंह के घर समेत कई प्रॉपर्टी को अटैच किया है, जिसकी कीमत तकरीबन 4 करोड़ रुपए आंकी गई है। बताया ये भी जा रहा है कि हरपाल सिंह उर्फ बलोची लंबे समय से नशे के कारोबार में सक्रिय था और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 मामले दर्ज है। फिलहाल आरोपी जम्मू की कोर्ट बलवाल जेल में बंद है। और 100 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान के तहत आज पुलिस ने मुनादी कराकर उसकी करोड़ों की संपत्ति को अटैच कर दिया है। और इसके खिलाफ हमने फिट एनडीपीएस का वारंट लिया था, वो उसको एग्जीक्यूट करवा के कोर्ट बलवाल जेल में भेजा है हमने, और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की है। इस दौरान पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अल्टीमेटम देते हुए कहा कि आगे भी इनकी गिरफ्तारी के साथ इनके नशे की कमाई पर ऐसे ही डुगडुगी बजाकर उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में मेरठ से काशी तक अवैध कट्टा फैक्ट्री पर यूपी पुलिस ने स्ट्राइक कर 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, साथ ही इनके पास से अवैध हथियार और कट्टा बनाने का सामान भी जब्त किया। जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई, जहां एक बार फिर से अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि एक की तलाश जारी है। ये लोग रिहायशी इलाके के घर में अवैध हथियार की फैक्ट्री चला रहे थे। गिरफ्तार आरोपी के पास से 2 अवैध पिस्टल, तमंचे, मैगजीन बरामद हुए, साथ साथ भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। आरोपी इन हथियार को दिल्ली एनसीआर समेत कई जिलों में सप्लाई करते थे। इससे पहले भी मेरठ में अलमारी, बेड और आरा फैक्ट्री की आड़ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। वहीं काशी में भी पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत चेकिंग के दौरान एक शातिर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 अवैध पिस्टल, 2 मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी बिहार के मुंगेर से हथियार लाकर वाराणसी में सप्लाई करता था। और अब बात भीषण गर्मी की। उत्तर से लेकर मध्य भारत तक इस समय सूरज की तपिश ने हाहाकार मचा रखा है। आसमान से आग बरस रही है और जमीन भट्टी की तरह तप रही है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर बिहार, झारखंड तक हर तरफ लोग भीषण गर्मी और जानलेवा लू से त्रस्त हैं। ये हाल तब है जब जून का महीना अभी आया नहीं है। 45 डिग्री वाले टॉर्चर से हर कोई बेहाल है। राजधानी दिल्ली हो या यूपी बिहार, चाहे राजस्थान, हर जगह लोग चिलचिलाती गर्मी से परेशान हैं। राजधानी दिल्ली में तो 25 मई तक गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी है। 25 मई तक दिल्ली एनसीआर वालों को नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट गर्मी का जारी किया है। राजस्थान में हालात और भी गंभीर है, जहां गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि अब गर्मी सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रातों को भी सता रही है, जिससे लोगों को 24 घंटे चैन नहीं मिल रहा। जो पारा है दिन का वो 44 से 46 डिग्री देखा जा रहा है। यानी जो दिन में जो भीषण लू चल रही है, उस भीषण लू का असर अब रात में भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल 25 से 26 मई तक इस भीषण गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। प्रशासन अलर्ट पर है, अस्पताल तैयार हैं, लेकिन सबसे जरूरी है आपकी सावधानी, क्योंकि जरा सी लापरवाही हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर परेशानी का कारण बन सकती है। देश में इस साल गर्मी बढ़ने वाली है और इस खबर से तो आप वाकिफ ही होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस साल गर्मी 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ देगी, फसलों पर असर पड़ेगा, जमीन में पानी का लेवल घट जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसी आशंका वैज्ञानिकों ने जाहिर की है और इसे सुपर अल नीनो भी कहा जा रहा है। अब सवाल यह है कि अल नीनो तो सुना है, लेकिन ये सुपर अल नीनो क्या बला है? दरअसल सुपर अल नीनो का ही एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक रूप है। अल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका इस्तेमाल होता है छोटा बच्चा, जो हर 2-3 साल में एक बार आता है। इस शब्द का इस्तेमाल दक्षिणी अमेरिका में 17वीं शताब्दी में किया गया था। तब इन इलाकों में स्पेन का कब्जा था। इस दौरान पूरा मौसम का चक्र बदल गया था। जब उसका बदलाव बेहद शक्तिशाली होता है तो उसे सुपर अल नीनो कहते हैं।
इसे एशिया के तरफ सूखे जैसी स्थिति थी, तो वहीं दक्षिणी अमेरिका में भारी बारिश ने तबाही मचा दी थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी ही स्थिति एक बार फिर दिख रही है। प्रशांत महासागर के मध्य और भूमध्य रेखा में समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। अगर ये तापमान सामान्य से ज्यादा हो, यानी 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए, तो सुपर अल नीनो का खतरा पैदा हो जाता है। इससे पूरी दुनिया में कहीं तेज हवाएं, बारिश तो कहीं सूखे का असर दिखेगा, जिससे धरती का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर सुपर अल नीनो का भारत पर क्या असर पड़ेगा। जी हां, भारत में सुपर अल नीनो के कारण मानसून की हवाएं कमजोर हो जाएंगी, जिससे बारिश कम हो सकती है। देश का लगभग 60% हिस्से पर ये असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग खेती के लिए बारिश पर ही निर्भर हैं और इसलिए कम बारिश से पैदावार बुरी तरह प्रभावित होगी। भीषण हीट वेव का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के राज्यों में इसका सीधा असर दिखेगा। साथ ही कुछ तटीय इलाकों में भी दबाव के कारण भारी बारिश, तूफान और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे, और यदि आप भी वीकेंड में पहाड़ों पर छुट्टी बिताने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर जरा सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सफर कार में बैठे बैठे ही कट जाए, क्योंकि पहाड़ों पर महाजाम की स्थिति पैदा हो गई है। जिसकी तस्वीर मनाली से आई, जहां पहाड़ों पर कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। दोनों तरफ से गाड़ी एक दूसरे को ओवरटेक करने के चक्कर में फंस गई हैं और नतीजा ये हुआ कि कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। तस्वीरों में देखिए, गाड़ियां आमने सामने आ गई, कहीं से भी आने जाने की जगह नहीं है। दोनों तरफ से 2-2 लेन बनाकर लोग पतले से पहाड़ी सड़कों पर चल रहे हैं। दरअसल पहाड़ों पर कम जगह होने की वजह से गाड़ियों का अमूमन एक के पीछे एक ही चलती है, लेकिन कुछ ओवर स्मार्ट लोग ओवरटेक के चक्कर में गाड़ी फंसा लेते हैं और उनकी वजह से पूरी जनता परेशान होती है। दरअसल मैदानी इलाकों में तापमान 40 से 47 डिग्री तक पहुंच गया है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में लोग छुट्टियां बिताने जा रहे हैं, लेकिन वहां की स्थिति भी आप देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आग का भीषण तांडव देखने को मिला। कहीं स्कूल बसें जलकर राख हो रही हैं, तो कहीं थाना परिसर में कई गाड़ियां आग में सुहा हो गई। कैसे भीषण गर्मी के बीच अलीगढ़ और जौनपुर में आग ने जमकर तबाही मचाई है। अचानक लगी इस भीषण आग ने कई गाड़ियां धू कर जला दी। सबसे पहले बात अलीगढ़ की, जहां एक बस वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि वहां खड़ी 3 स्कूल बसों समेत 4 बसें जलकर राख हो गई। आग की ऊंची लपटों और धुएं के भीषण गुबार ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के साथ काबू पाया। तब तक चारों बसें खाक हो गई थी। वहीं जौनपुर के लाइन बाजार थाना परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस द्वारा सीज कर खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने एक के बाद एक कई वाहनों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि दोनों ही हादसों में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बरेली हिंसा के मामले में पुलिस ने तौकीर गैंग के एक और मोस्ट वांटेड को गिरफ्तार किया है। बहेड़ी पुलिस ने उत्तराखंड के किच्छा में बरेली हिंसा में हथियार सप्लाई करने वाले इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये तौकीर गैंग का हथियार सप्लायर गफ्फार खान है, जिसे यूपी का बॉर्डर पार कर जाल बिछाकर दबोचा गया। गफ्फार लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। मुखबिर से पुलिस को गफ्फार के किच्छा में होने की खबर मिली थी। जैसे ही गफ्फार किच्छा रुद्रपुर रोड पहुंचा, पुलिस ने प्लानिंग के साथ गफ्फार को मौके पर ही दबोच लिया। गफ्फार कोई चालाकी ना चले, उसके लिए पुलिस उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। पिछले साल 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा में गफ्फार ने हथियार सप्लाई किए थे। इसका खुलासा 19 फरवरी को पकड़े गए असलहा तस्करों ने किया था। उन्होंने बताया था कि बरेली में हिंसा के लिए उन्होंने गफ्फार खान को हथियार दिए थे। इस खुलासे के बाद गफ्फार की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। अब पुलिस ने बरेली हिंसा के इस आरोपी को दबोच लिया है। लखनऊ में ट्रेन के स्लीपर कोच में बक्से में लड़की का शव मिलने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच के मुताबिक मृतक लड़की का पिता ही उसका हत्यारा निकला, यानी मामूली सी ये जो मामला था वो अब ऑनर किलिंग है और पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में ये वही आरोपी बाप है जिसने अपनी ही बेटी की हत्या कर उसके शव को बक्से में भरकर ट्रेन में रख दिया था। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोपी के बहन और बहनोई भी शामिल हैं। आरोपी पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी 2 बेटियां पहले ही इस तरह घर को छोड़कर जा चुकी थी। तीसरी बेटी भी किसी लड़के से बात करती थी, लेकिन उसे कई बार समझाया, बेटी नहीं मानी तो समाज में बदनामी के डर से पिता ने अपने बहन बहनोई के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर दी। और 17 मई को लखनऊ के गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के स्लीपर कोच में बक्से में अपनी लड़की का शव रख दिया। इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री की पुलिस ने जांच की तो सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग एक बक्सा ट्रेन में रखते दिखाई दिए, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है।
उत्तर प्रदेश के गोंडा में ग्रेटर नोएडा से आया एक युवक मगरमच्छ के हमले का शिकार हो गया। हमला उस समय हुआ जब युवक अपनी सास की चिता सजा रहा था, तभी नदी में घात लगाए मगरमच्छ ने उसे पानी में खींच लिया। तस्वीर में नजर आ रहा ये वही युवक दीपक है जो ग्रेटर नोएडा से गोंडा में अपनी सास के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा। बताया जा रहा है कि चिता सजाने के दौरान जब वो हाथ धोने के लिए नदी में गया तो वह मगरमच्छ ने उस पर हमला बोल दिया। मगरमच्छ ने दीपक का सिर अपने जबड़े में दबाया, फिर तेजी के साथ उसे पानी के अंदर खींच ले गया। घाट पर खड़े लोग चीखते चिल्लाते रह गए, लेकिन डर के मारे युवक को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने दीपक को नदी में मगरमच्छ के होने की चेतावनी दी थी, लेकिन दीपक ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, जो उसकी जिंदगी की आखिरी भूल साबित हुई। मगरमच्छ के हमले की खबर फौरन पुलिस को दी गई। गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन दीपक का कोई अता पता नहीं चल पाया। मगरमच्छ का शिकार हुआ दीपक 30 साल का था। 5 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसकी एक छोटी बेटी भी है। अगली खबर त्रिपुरा से है, जहां एक घर में पूजा के दौरान नोटों की गड्डियों के सामने बैठी एक महिला का वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री साहब भी हैरान हैं। उन्होंने पूरे मामले में अब जांच के आदेश दे दिए हैं। और अब इस वीडियो को देखिए। घर के अंदर पूजा के कमरे में भगवान के सामने नोटों के बंडल की गड्डियां रखी है। सामने एक महिला पालती मारकर बैठी है। वीडियो में एक दूसरी महिला की भी आवाज सुनाई देती है। वो लक्ष्मी लक्ष्मी कह रही है। देखिए, पूजा घर में भगवान की मूर्ति के सामने 500, 500, 200, 200 और 100 रुपए की गड्डियां सजा कर रखी है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद इस मामले में त्रिपुरा पुलिस की एक महिला कांस्टेबल और उसके पति, जो कि त्रिपुरा स्टेट राइफल्स का जवान है, उसे गिरफ्तार किया गया। साथ ही 15 दूसरे लोगों को भी हिरासत में लिया गया। आशंका जताई जा रही है कि घर से बरामद करोड़ों रुपए के वित्तीय घोटाले से जुड़ा मामला हो सकता है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। राजस्थान के अलवर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 2 छोटी बच्चियों की कार में दम घुटने से मौत हो गई और जब यह हादसा हुआ उस समय कार के अंदर का तापमान 53 डिग्री था। इतने तापमान को दोनों बहनें सहन नहीं कर पाईं और तड़प तड़प कर उन्होंने दम तोड़ दिया। 8 साल की टीना और 5 साल की लक्ष्मी खेलते खेलते जिस कार में बैठ गई, वही कार उनके लिए तपती भट्टी बन गई। करीब 30 मिनट तक भीषण गर्मी के बीच दोनों कार में भी फंसी रह गई। जब दोनों को बाहर निकाला गया तो उनके हाथ पैर तक मुड़ गए थे। स्किन जल गई थी, मानो आग की चपेट में आ गई हो। गर्मी में बंद कार से जब दोनों बहनों के शव निकाले गए तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। हादसे से ठीक पहले का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें टीना और लक्ष्मी खेलते खेलते गैराज के बाहर खड़ी एक कार के अंदर जाती नजर आ रही है। उसके बाद कार के दरवाजे बंद हो गए और दोनों की भीषण गर्मी के बीच तड़प तड़प कर जान चली गई। दरअसल धूप में खड़ी कार का अंदर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। कार में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने लगता है, जो सीधा मस्तिष्क पर असर करता है। ऐसे में 10 मिनट के अंदर बच्चा असहाय हो जाता है और मदद के लिए चिल्ला नहीं पाता। हरियाणा के फतेहाबाद में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद को लेकर एक बेटे ने अपने ही परिवार पर हमला बोल दिया और अपने साथियों के साथ मिलकर किए हमले में उसने अपने माता, पिता, भाई, बहन और दादी को घायल कर दिया। 10 एकड़ जमीन के लिए एक बेटा अपने परिवार के खून का प्यासा हो गया। तकरीबन अपने 15 से 20 साथियों के साथ मिलकर परिवार पर लाठी और डंडे से हमला बोल दिया। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी बेटा लाठी डंडों से लैस अपने साथियों के साथ मिलकर अपने परिवार की पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इन बदमाशों को उसके परिवार की तरफ से जोरदार जवाब दिया जाता है। तो वहीं हमले का एक और सीसीटीवी सामने आया है, जहां बुजुर्ग दंपति गेट को पकड़े हुए हैं ताकि बदमाश गेट तोड़ते हुए अंदर ना घुस सके। वहीं जब बदमाश घर के अंदर नहीं घुस पाते तो पत्थरों से हमला बोल देते हैं। घर के अंदर पत्थर बरसाने लगते हैं, जिससे दोनों बुजुर्ग अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इस हमले में परिवार के 5 लोगों को चोट आई है और फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तेल देखो तेल की धार देखो, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी। आज कुछ नया देखिए। आज स्कूटी की धार हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहां एक स्कूटी ऐसी अनियंत्रित हुई कि उसने स्कूटी राइडर के साथ उठापटक शुरू कर दी। भरोसा नहीं हो रहा तो आप खुद ही देख लें, एक धोबी पछाड़िए भी। पहली नजर में लगेगा कि ये शख्स स्कूटी पर स्टंट कर रहा है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए शुरू से देखना पड़ेगा। वायरल हो रही इस वीडियो में ये शख्स किसी दबंग की तरह एक घर में एंट्री करता है। घर का गेट तोड़ते हुए अनियंत्रित स्कूटी की टक्कर से गेट तो जमीन पर टूटकर गिर जाता है, लेकिन स्कूटी अभी भी बेकाबू है। अगले ही पल ये शख्स एक बार फिर कैमरे में अपनी स्कूटी उठाता दिखता है, लेकिन ये क्या, स्कूटी खुद ही व्हीली मारने लगती है और शख्स चारों खाने चित। किसी तरह ये शख्स उठता है और बेकाबू स्कूटी को फिर से खड़ा कर बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन ये स्कूटी अब भी कंट्रोल में नहीं आती और ये शख्स एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ता है। खैर, ये शख्स एक बार फिर कोशिश करता है और जैसे तैसे स्कूटी को खड़ा करता है और बैठकर कहीं निकल पड़ता है।
सड़क पर ओवर स्पीडिंग और लापरवाह भरी ड्राइविंग अक्सर दूसरे लोगों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल देती है। किसी और की लापरवाही का खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है। हादसे की ये 2 तस्वीरें इस बात का सबूत है कि कैसे सड़क पर लापरवाही भरी ड्राइविंग हादसों को निमंत्रण देती है, जिसका खामियाजा सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों को भुगतना पड़ता है। अब हैदराबाद में हादसे की एक घटना देख लीजिए, जहां सड़क पर ऑटो बाइक सभी धीमी रफ्तार से चल रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार कार आकर पीछे से बाइक सवार को टक्कर मारती है। हादसे के बाद रुकने के बजाय ड्राइवर कार की स्पीड को और बढ़ा देता है, जिससे बेकाबू होकर कार दूसरी लेन में घुस जाती है और वहां पर कई गाड़ियों को टक्कर मार देती है। अब लापरवाही से हादसे की एक और तस्वीर देखिए, जो यूपी के जौनपुर से सामने आई है, जहां पर एक ट्रक रिवर्स में आते हुए सड़क किनारे खड़ी हो जाती है और कार को जोरदार टक्कर मार देती है। गनीमत की बात यह रही कि वहां से गुजर रहा एक बाइक सवार ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बचता है और ये बेकाबू ट्रक आगे जाकर डिवाइडर से टकरा जाती है। और अब बात उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब रोडवेज बस स्टैंड के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बैग से भारी मात्रा में शराब बरामद की और पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो पूरे रौब के साथ वो पुलिस से बहस करता नजर आया। शराब की बोतलें हैं और बियर ये इतना जो है। हाँ, हम लोग पीने के लिए ले जा रहे हैं अपने। पीने के लिए? हाँ, बर्थडे पार्टी था। बर्थडे पार्टी जी। इतने बल्क मात्रा में हाँ। तुम इकट्ठा किए हो। हाँ। ये तुम्हारे पास लाइसेंस है? गजब का कॉन्फिडेंस है इस व्यक्ति में, वो तब जब उसके बैग से भारी मात्रा में शराब की बोतलें निकली हो, जहां आप देखिए कैसे एक एक करके उसके बैग से 20 से ज्यादा बोतलें बरामद हुई हैं। आपको बता दें कि इस व्यक्ति का नाम विकास कुमार है, जो बिहार से वाराणसी पार्टी मनाने आया था, लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस ने इसको पकड़ लिया और जब पुलिस ने इसे लेकर सवाल पूछे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसने ऐसा जवाब दे दिया कि मानो इसकी कोई गलती ही नहीं है। ये तो पूरा बाहर चलाओगे पूरा? अरे नहीं, तो हम लोग 5-6-7 लोग बर्थडे पार्टी मनाने वाले हैं, हम लोग जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शराब जब्त करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथियों से पूछताछ शुरू कर दी है। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।